नमस्ते दोस्तों और जय महाराष्ट्र। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, भारत के नक्शे पर जब हम पश्चिम की ओर देखते हैं तो हमें एक ऐसा राज्य दिखाई देता है जो न केवल क्षेत्रफल में विशाल है, बल्कि जिसकी संस्कृति, इतिहास और भूगोल भी उतना ही महान है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र की। संतों की भूमि, वीरों की धरती और भारत की आर्थिक राजधानी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र की जमीन कैसी है? यहाँ की नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? सह्याद्री के पहाड़ बादलों को कैसे रोकते हैं और विदर्भ की काली मिट्टी में सोना कैसे उगता है? आज के इस विशेष एपिसोड में हम महाराष्ट्र के भूगोल के हर एक पन्ने को पलटेंगे। हमारे साथ हैं भूगोल के जानकार प्रोफेसर देशमुख। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते रोहन और हमारे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज का विषय मेरे दिल के बहुत करीब है। महाराष्ट्र का भूगोल केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक विविधता है। एक तरफ समंदर की लहरें हैं, तो दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़ और तीसरी तरफ फैला हुआ पठार। इसे समझना बहुत ही रोमांचक यात्रा होगी। सर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की स्थिति से। भारत के नक्शे में महाराष्ट्र कहाँ स्थित है और इसका विस्तार कितना है? रोहन, महाराष्ट्र भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। अगर हम इसके आकार की बात करें तो ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये इतना बड़ा है कि इसमें कई यूरोपीय देश समा सकते हैं। इसकी राजधानी मुंबई है, जो देश की आर्थिक धड़कन है, और उपराजधानी नागपुर है, जो बिल्कुल भारत के केंद्र में स्थित है। और सर, इसकी सीमाएं किन राज्यों से मिलती हैं? ये जानना प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल सही सवाल। महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम में गुजरात राज्य है और दादरा नगर हवेली है। उत्तर दिशा में मध्य प्रदेश की बहुत लंबी सीमा लगती है। पूरब में छत्तीसगढ़ है, दक्षिण पूरब में तेलंगाना है और दक्षिण में कर्नाटक और गोवा राज्य स्थित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके पश्चिम में अरब सागर का विशाल नीला पानी है, जो इसे दुनिया से जोड़ता है। सर, मैंने सुना है कि महाराष्ट्र को मुख्य रूप से 3 प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है। क्या आप हमारे दर्शकों को उन 3 विभागों के बारे में विस्तार से बताएंगे? हाँ रोहन, ये महाराष्ट्र के भूगोल की नींव है। अगर आप महाराष्ट्र को पश्चिम से पूर्व की तरफ देखेंगे तो इसे 3 स्पष्ट भागों में बांटा जा सकता है। पहला है कोंकण का तटीय मैदान, दूसरा है पश्चिमी घाट, जिसे हम सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं, और तीसरा है महाराष्ट्र का पठार, जिसे देश या दक्कन का पठार भी कहा जाता है। इन तीनों की जलवायु, मिट्टी और रहन सहन बिल्कुल अलग है। ये तो बहुत दिलचस्प है। चलिए सबसे पहले कोंकण से शुरू करते हैं। कोंकण के बारे में हम अक्सर सुनते हैं कि वहाँ बहुत बारिश होती है और वहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर है। भूगोल की नज़र से कोंकण क्या है? कोंकण एक बहुत ही संकरी यानी पतली पट्टी है, जो अरब सागर और सह्याद्री पर्वत के बीच में दबी हुई है। उत्तर में दमनगंगा नदी से लेकर दक्षिण में तेरेखोल नदी तक कोंकण फैला हुआ है। इसकी लंबाई लगभग 720 किलोमीटर है, लेकिन इसकी चौड़ाई बहुत कम है। कहीं कहीं तो ये केवल 40 से 50 किलोमीटर ही चौड़ा है। कोंकण की जमीन समतल नहीं है। यहाँ कई छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। यहाँ की नदियाँ बहुत तेज बहती हैं, क्योंकि पहाड़ से निकलकर तुरंत समुद्र में गिर जाती हैं। उल्हास, वैतरना, सावित्री और वशिष्ठी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। यहाँ की मिट्टी लाल होती है, जिसे लैटेराइट मिट्टी कहते हैं, जो आम, काजू और नारियल की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। अच्छा, तो इसीलिए कोंकण के हापुस आम पूरी दुनिया में मशहूर है। सर, अब हम कोंकण से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस दीवार की बात करते हैं जो कोंकण और बाकी महाराष्ट्र को अलग करती है, यानी सह्याद्री पर्वत। सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र की रीढ़ की हड्डी है। इसे पश्चिमी घाट भी कहते हैं। ये पर्वत उत्तर से दक्षिण की तरफ एक दीवार की तरह खड़ा है। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर तक है, लेकिन इसका सबसे ऊंचा शिखर कलसुबाई है, जो अहमदनगर जिले में है, और इसकी ऊंचाई 1646 मीटर है। सह्याद्री पर्वत का पश्चिमी ढलान बहुत खड़ा है, जबकि पूर्वी ढलान धीमा है। ये पर्वत केवल पत्थर का ढेर नहीं है, बल्कि ये महाराष्ट्र का वाटर टावर है। गोदावरी, कृष्णा और भीमा जैसी बड़ी नदियां यहीं से निकलती हैं। सर, मैंने सुना है कि जब हम मुंबई से पुणे या नासिक जाते हैं तो हमें घाट पार करने पड़ते हैं। ये घाट क्या होते हैं? अब हम पहाड़ से नीचे उतरते हैं और तीसरे हिस्से पर चलते हैं, यानी महाराष्ट्र का पठार। ये सबसे बड़ा है ना सर? हाँ रोहन, महाराष्ट्र का लगभग 90% हिस्सा इसी पठार पर बसा हुआ है। सह्याद्री के पूर्व में जो विशाल फैला हुआ इलाका है,
उसे महाराष्ट्र का पठार कहते हैं। ये बेसॉल्ट चट्टानों से बना है। लाखों करोड़ों साल पहले ज्वालामुखी फटने से जो लावा निकला था, उसके जमने से ये पठार बना है। इसीलिए यहाँ की मिट्टी काली है। इसे हम कपास की काली मिट्टी या रेगुर मृदा कहते हैं। ये पठार पश्चिम में ऊंचा है और पूरब की तरफ झुकता गया है। इसीलिए आप देखेंगे कि महाराष्ट्र की सभी बड़ी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और अंत में बंगाल की खाड़ी में जा गिरती हैं। नदियों की बात निकली है तो सर, महाराष्ट्र की नदी प्रणाली को थोड़ा विस्तार से समझाइए। कौन सी नदियां सबसे महत्वपूर्ण हैं? महाराष्ट्र की नदियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक वे जो पूरब की ओर बहती हैं और दूसरी वे जो पश्चिम की ओर बहती हैं। पूरब की ओर बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ये नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और पूरे महाराष्ट्र के बीच से होकर बहती है। ये महाराष्ट्र की सबसे लंबी नदी है। दूसरी प्रमुख नदी भीमा है, जो पुणे के पास भीमाशंकर से निकलती है। और तीसरी बड़ी नदी कृष्णा है, जो महाबलेश्वर से निकलती है। ये नदियां महाराष्ट्र की खेती और पीने के पानी का मुख्य आधार है। इन पर जायकवाड़ी, कोयना और उज्जनी जैसे बड़े बड़े बांध बने हुए हैं। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां मुख्य रूप से तापी और नर्मदा हैं, जो महाराष्ट्र के सबसे उत्तरी भाग में बहती हैं। ये नदियां अरब सागर में गिरती हैं। इसके अलावा कोंकण की नदियां भी पश्चिम की ओर बहती हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया, वे बहुत छोटी और तेज होती हैं। तापी नदी खानदेश यानी जलगांव, धुले और नंदुरबार के इलाके के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सर, अब हम आते हैं महाराष्ट्र की जलवायु पर। क्या पूरे महाराष्ट्र में एक समान मौसम रहता है? नहीं रोहन, भूगोल बदलने के साथ मौसम भी बदलता है। कोंकण में समजलवायु पाई जाती है, यानी वहां न तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है और न ही बहुत ज्यादा सर्दी। वहां हवा में नमी बहुत होती है, जिसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। लेकिन जैसे ही हम घाट के ऊपर आते हैं, यानी पुणे, नासिक या नागपुर की तरफ, तो वहां विषम जलवायु मिलती है, यानी गर्मी में खूब गर्मी और सर्दी में खूब सर्दी। बारिश की बात करें तो सह्याद्री और कोंकण में बहुत भारी बारिश होती है, लेकिन सह्याद्री के ठीक पीछे का जो इलाका है, जैसे अहमदनगर, सोलापुर और मराठवाड़ा का कुछ हिस्सा, ये पर्जन्य छाया क्षेत्र यानी रेन शैडो एरिया में आता है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है, इसीलिए यहाँ अक्सर सूखे की समस्या रहती है। और फिर जब हम और पूरब में विदर्भ की तरफ जाते हैं, तो वहाँ फिर से बारिश थोड़ी बढ़ जाती है। अब आते हैं खेती और मिट्टी पर। महाराष्ट्र की मिट्टी कैसी है और यहाँ कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? मिट्टी के आधार पर ही फसलें तय होती हैं। पहली है काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। ये पठार के ज्यादातर हिस्से में पाई जाती है। इसमें नमी रोकने की क्षमता बहुत होती है। ये कपास, सोयाबीन, ज्वार और दालों के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। विदर्भ और मराठवाड़ा में यही मिट्टी पाई जाती है। दूसरी है लैटेराइट मिट्टी, जो कोंकण में और कोल्हापुर के पश्चिमी भाग में मिलती है। ये लाल रंग की होती है और इसमें काजू, आम और नारियल की खेती अच्छी होती है। तीसरी है जलोढ़ मिट्टी, जो नदियों के किनारों पर पाई जाती है और बहुत उपजाऊ होती है। यहाँ गन्ना, गेहूं और सब्जियां उगाई जाती हैं। महाराष्ट्र आज गन्ने और चीनी के उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। इसके अलावा नासिक के अंगूर और नागपुर के संतरे तो पूरी दुनिया में मशहूर है। सर, महाराष्ट्र के वनों और वन्य जीवन के बारे में भी बताएं। क्या यहाँ जंगल बचे हैं? हाँ रोहन, महाराष्ट्र में वनों का एक बड़ा खजाना है। विशेष रूप से विदर्भ का पूर्वी हिस्सा, जैसे चंद्रपुर, गढ़चिरौली और गोंदिया जिलों में बहुत घने जंगल हैं। महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व चंद्रपुर में है, जहां बाघों की संख्या काफी अच्छी है। इसके अलावा अमरावती में मेलघाट टाइगर रिजर्व है। मुंबई के बीचों बीच संजय गांधी नेशनल पार्क है, जो दुनिया में अपनी तरह का एक अनोखा जंगल है, जो शहर के अंदर है। सह्याद्री के जंगलों में भी बहुत विविधता पाई जाती है। यहाँ सदाबहार वन और पतझड़ वाले वन दोनों मिलते हैं। राज्य पक्षी हरियल और राज्य प्राणी शेकरू यानी एक बड़ी गिलहरी यहीं भीमाशंकर के जंगलों में पाई जाती है। सर, भूगोल में खनिजों का भी बहुत महत्व होता है। महाराष्ट्र में कौन से खनिज पाए जाते हैं और उद्योग धंधे कहाँ हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। खनिज संपदा के मामले में महाराष्ट्र का पूर्वी भाग यानी विदर्भ और दक्षिण पश्चिम भाग यानी कोंकण सबसे अमीर है। नागपुर, चंद्रपुर और यवतमाल जिलों में उत्तम दर्जे का कोयला मिलता है, जिस पर हमारे बिजली घर चलते हैं। गढ़चिरौली में लोहा मिलता है। कोंकण और कोल्हापुर में बॉक्साइट मिलता है, जिससे एल्यूमिनियम बनता है। सिंधुदुर्ग
और नागपुर में मैंगनीज पाया जाता है। बाकी जो मध्य महाराष्ट्र है वहाँ खनिजों की कमी है, इसीलिए उद्योगों का विकास भी इन्हीं क्षेत्रों के आसपास या मुंबई, पुणे, नासिक जैसे बड़े शहरों के पास हुआ है। मुंबई पुणे बेल्ट भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल और आईटी हब है। सर, आपने जिलों का जिक्र किया, प्रशासनिक रूप से महाराष्ट्र को कैसे बांटा गया है? प्रशासन को आसान बनाने के लिए महाराष्ट्र को 36 जिलों में बांटा गया है, लेकिन इन जिलों को 6 राजस्व विभागों में वर्गीकृत किया गया है। ये 6 विभाग हैं। पहला, कोंकण विभाग, जिसमें मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी आदि आते हैं। दूसरा, पुणे विभाग, जिसे पश्चिम महाराष्ट्र भी कहते हैं। इसमें पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापुर और सोलापुर आते हैं। तीसरा, नाशिक विभाग, जिसे उत्तर महाराष्ट्र या खानदेश भी कहते हैं। चौथा, औरंगाबाद विभाग, जिसे अब हम छत्रपति संभाजी नगर विभाग कहते हैं। ये मराठवाड़ा का क्षेत्र है। पांचवा, अमरावती विभाग, जो पश्चिमी विदर्भ है। और छठा, नागपुर विभाग, जो पूर्वी विदर्भ है। हर विभाग की अपनी भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान है। रोहन सर, अंत में पर्यटन की दृष्टि से महाराष्ट्र के भूगोल को आप कैसे देखते हैं? पर्यटन के लिए महाराष्ट्र एक संपूर्ण पैकेज है। अगर आपको समुद्र पसंद है तो कोंकण के तारकर्ली, अलीबाग और गणपतिपुले जैसे सुंदर बीच हैं। अगर आपको पहाड़ और ठंडक पसंद है तो महाबलेश्वर, माथेरान और लोनावला जैसे हिल स्टेशन हैं। अगर आपको इतिहास और वास्तुकला में रुचि है तो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं जो बेसाल चट्टान को काटकर बनाई गई हैं। और अगर आप रोमांच पसंद करते हैं तो सह्याद्री के सैकड़ों किले हैं, जैसे रायगढ़, राजगढ़ और शिवनेरी, जो ट्रैकिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लोनार झील, जो बुल्ढाना जिले में है, वो तो भूगोल का एक चमत्कार है, क्योंकि वो उल्कापिंड के गिरने से बनी है। उसका पानी खारा भी है और क्षारीय भी। वाह सर, आपने तो सच में महाराष्ट्र का पूरा नक्शा हमारी आंखों के सामने खींच दिया। ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र केवल एक राज्य नहीं, बल्कि एक छोटा भारत ही है। बिल्कुल सही कहा तुमने रोहन। महाराष्ट्र का भूगोल ही इसकी ताकत है। इसके पहाड़ हमें मजबूती सिखाते हैं, इसकी नदियां हमें जीवन देना सिखाती हैं, और इसका समुद्र हमें विस्तार सिखाता है। हमें अपनी इस धरती को समझना चाहिए और इसकी रक्षा करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर देशमुख, आपने इतने सरल शब्दों में इतनी गहरी जानकारी दी। मुझे यकीन है कि हमारे दर्शकों को, चाहे वे छात्र हों या पर्यटक, महाराष्ट्र को समझने में बहुत मदद मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी महाराष्ट्र के भूगोल की एक विस्तृत यात्रा। हमने कोंकण के किनारों से लेकर विदर्भ के जंगलों तक का सफर तय किया। आपको महाराष्ट्र का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद है और आप किस जिले से हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी अपने राज्य को बेहतर तरीके से जान सकें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।